एज यूजुअल आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी कभी कभार इत्तेफाक से हो जाता है। वरना हमारे यहाँ पर जो है वो दो तीन नेटवर्क इसीलिए सर ने रखे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी किस्मत ख़राब होती है तो हो ही जाती है, नेट इशू कर दिया। तो हम थे कि मैं आपसे कह रहा था कि पेज नंबर जो हमारा 200 सॉरी 125 पर आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लान हेडिंग लगी है। वहां पर आप एक शॉर्ट सा क्वेश्चन लिख लीजिए और आपसे बोला जाता है कि जी व्हाट आर मेरिस्टेम्स, व्हाट आर मेरिस्टेम्स, डिफाइन देयर टाइप्स, डिफाइन देयर टाइप्स। मेरिस्टेम्स क्या है जी और इसकी टाइप बता दीजिए। मेरिस्टेम हमारा, अगर हमें यकीनन याद होगा, आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिला दूं कि प्लांट्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ में थोड़ा सा फर्क होता है। यकीनन आपने देखा होगा कि एनिमल जो ग्रोथ करता है या डेवलपमेंट करता है तो उसके तमाम ऑर्गन्स इक्वली ग्रो कर रहे होते हैं विद इन साइज और शेप और वेट, है ना। लेकिन प्लांट्स में उसकी ब्रांचेस या उसका स्टेम का लेटरल साइड या लेफ्ट और राइट साइड पर क्वांटिटी ऑफ लीव्स, ये बैलेंस नहीं होती, कम या ज़्यादा होती। बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होती, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है। इसी तरह हमारी जो ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही है, पूरे हाथ या पाँव वो एक साथ डेवलप हो रहे हैं, उनके साइज में इजाफा हो रहा है। लेकिन पौधे में या प्लांट में कभी कभी ऐसा नहीं नजर आता आपको, एक ब्रांच ज़्यादा बड़ी है, एक छोटी है थोड़ी सी उससे। उसकी वजह ये होती है कि हमारी ब्रांच, लीव, फ्रूट, स्टेम, रूट, यानी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, उनकी टिप पर, उनके आखिरी सिरे पर स्पेशल टिश्यूज ऑफ डेवलपमेंट मौजूद होते हैं। इट इज कॉल्ड मेरिस्टेम्स। इन टिश्यूज को आप मेरिस्टेम्स कहते हैं। मेरिस्टेम्स आर द प्राइमरी ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। तो मेरिस्टेम का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो बस डिवाइड हो और डिवाइड होकर प्लांट के एपेक्स जितने ही पार्ट्स हैं उनके एपिकल पर कुछ सेलों की लेयर बनाता चला जाए और फिर मजीद डिवाइड होता आगे बढ़ जाए। इसका काम ड्यूरिंग होल लाइफ सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना। डिवीजन करने के अलावा ये प्लांट्स में कोई काम नहीं कर रहा होता। ठीक है जी। तो मेरिस्टेम्स की टाइप्स हमें तीन आदत नजर आती है। एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो ये तीन स्टेम्स, मेरिस्टेम्स की टाइप्स आपको मिलेंगी। ठीक है। और ये तीनों टाइप्स आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखनी, बस दो दो लाइन में बता दें। ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम्स में हम बात करते हैं। दीज मेरिस्टेम्स आर फाउंड इन द एपिकल रीजन ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम
प्लांट के तमाम पार्ट्स में लाइक रूट्स एंड शूट्स के अपेक्स पर, अपेक्स कहते हैं हम आखिरी हिस्से को, आखिरी सिरे को। तो मेरिस्टेम्स हमारे प्लांट के जो पार्ट्स हैं उसमें आखिरी हिस्सों पर ये मौजूद होंगे, और एपिकल मेरिस्टेम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द प्राइमरी ग्रोथ या लेंथ ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के पार्ट्स में। Lateral meristems, this meristems is present between the vascular bundle, the stem of gymnosperm या most of the dicot plant. Vascular bundles किसे कहते हैं? आपको याद है जाइलम और फ्लोएम्स, जो कि हम जब भी टीएस करते हैं रूट का या स्टेम का तो सेंटर में हमें नजर आता है। तो ये उन दोनों यानी जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में नजर आता है। और दे आर also known as कैम्बियम। कहीं लफ्ज पढ़ा है हमने यकीनन 1947 में पढ़ा था इसको, है ना। और एक सवाल भी दिया था, क्या था, यकीनन आपको याद आ जाएगा। दे आर कंपोज ऑफ कैम्बियम एंड फेलोजन। ये लफ्ज भी हमारी नजर से गुजरा है पहले कभी किसी जमाने में। और अगर हम ये लफ्ज पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ तो फिर हमें जरूर याद में आ जाएगा कि हमने कहा था कैम्बियम इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, और इसमें दो टिश्यूज परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। एक कराता है कॉर्क कैम्बियम जो एपिडर्मल लेयर में होता है, और दूसरा कहलाता है वेस्कुलर कैम्बियम जो ये आपके सामने, ठीक है। तो ये लेटरल कैम्बियम कहलाता है। फिर आ जाती बात इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये हमारे जो मेरिस्टेम्स हैं ये हमारे पौधे की इंटरनोड्स की बेस पर, इंटरनोड जहाँ से बन रही है वहां पर मौजूद है। इंटरनोड किसे कहते हैं? अगर हमें याद हो तो हम कहते हैं जी हमारे ये, हम अगर सपोज स्टेम है तो स्टेम पर ब्रांच बनना चाहती है तो पहले एक छोटा सा उभार आउट ग्रोथ नजर आएगी, फूला हुआ हिस्सा नजर आएगा। ये वो जगह होती है जिसको आप नोड कहते हैं। तो ये प्लांट के स्टेम में कई जगह पे हमें नोड्स नजर आते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स, इसके नंबर वन और नंबर टू के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे आप कहते हैं इंटरनोड्स। तो ये हमारी इंटरनोड्स की बेस पर मौजूद है। दे फॉर्म लेटरल ऑर्गन्स लाइक ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इंटर कैलोरी जो है वो ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट में प्लांट की हिस्सा लेती है, और पौधे के जो पार्ट्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम है, उसकी ब्रांचेस हैं, फ्लावर है, उनको शो ऑफ करके बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये शॉर्ट सा क्वेश्चन था हमारा जो आपसे पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी फेसेस ऑफ ग्रोथ में। इससे नीचे हमारे अल्लाह ताला की तरफ से कुरान में जो जिक्र आया है मुख्तलिफ पौधों की अफादियत, है ना? कई पौधों का जिक्र है कुरान में। लेटरल मेरिस्टेम्स is present in the base of internodes, ठीक है, which is responsible for development of
organs, aerial parts of plant like branches, flowering। तो ये जहाँ से ये निकलते हैं नोड से, वहाँ पर हमारे इंटरकैलरीज टिश्यूज मौजूद होते हैं और ये डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ऑर्गन बना कर दे गए। तो इनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं कुरान की बात कर रहा था। कुरान की आयत हमारे पास यहाँ दी है और हमें याद है कि हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुरान की आयत का तर्जुमा वगैरह या ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखते पायो ना। 9 में आपसे पूछा जाता था। अब जी अगले पेज पर 126 पर आपको फेसिस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स नजर आए। इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपसे कहा जाता है डिफाइन द थ्री या डिफरेंट वेज फेसिस ऑफ, डिफाइन द थ्री और डिफरेंट फेसिस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है जी। अच्छा, यही सवाल जो हमने अभी पिछले पेज पर किया मेरिस्टेम का, ये 1 नंबर के लिए भी आ सकता है, लेकिन उसमें फिर आपको क्या करना होगा, मेरिस्टेम की डेफिनेशन के साथ मेरिस्टेम की टाइप्स के नाम बस लिखने होंगे। उनको आप लिखने नहीं जाएंगे ना, उनको डिफाइन करने नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम बता देंगे। मेरिस्टेम को जो डिफाइन करेंगे क्योंकि उसी का 1 नंबर है, और उसके साथ सिर्फ डेफिनेशन के साथ नाम, नेम। जबकि इसी तरह फेसिस ऑफ ग्रोथ अगर 1 नंबर हो, मैं बात क्लियर दोबारा कर देता हूं सबको, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन दिया जो फर्स्ट स्लाइड में ये, तो अब हमारे पास अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमारा पूरा आप यहां से लेकर यहां तक उसका आंसर लिखें। ठीक है। जबकि अगर आपसे यही क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाए, तो आपने इसकी 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 डेफिनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ नाम लिख देने बस। समझ आ गया बात? तो यहाँ पर बॉटनी है ये, तो बॉटनी में 1 नंबर का सवाल भी हमारे पास होता है। और इसी तरह से अगर फेसिस ऑफ ग्रोथ का आपसे पूछा जाता है, तब भी आप 3 डेफिनेशंस और उनके बारे में लिख रहे होंगे। अगर 2 मार्क्स में पूछेंगे, अगर 1 मार्क्स में पूछा तो फिर डेफिनेट आपने फेसिस ऑफ ग्रोथ की टाइप्स की स्टेजेस के सिर्फ नाम लिखे। ठीक है। अच्छा, अब प्लांट में ये हमने मेरिस्टेम्स को देखा, तो किसी भी जगह से चाहे वो सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा हो, चाहे वो प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा हो, दोनों ही सूरतों में ये मेरिस्टेम अपने आप को डिवाइड करेंगे। क्योंकि देखा ये गया है कि पौधों के जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, याद है ना, प्लांट में 2 टिश्यूज हमें नजर आते हैं, एक सॉफ्ट है ना, और एक परमानेंट। तो परमानेंट की हम टाइप्स कर देते हैं, और जो सॉफ्ट टिश्यूज प्लांट के हैं उनको हम नहीं डिफाइन कर सकते। इसी तरह फेसिस ऑफ ग्रोथ हमारी चल रही है। अब ग्रोथ कैसे बढ़े आगे पौधों में, तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस या फेसेस।
सबसे पहली हमारी स्टेज द फॉर्मेटिव फेज, सेकेंडली इलोंगेट, पहली में फॉर्म हो, टिश्यूज बने, है ना, दूसरी में वो इलोंगेट हो, और तीसरी में वो मैच्योर होकर कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, कोलन कायमा, वेस्कुलर बंडल्स, परमानेंट टिश्यूज में बदल जाए, यानी डिफरेंशिएशन हो जाए, मैच्योरेशन प्लस डिफरेंस होना। ये हमारे सामने एक रूट की टिप बनी हुई है, ठीक है। इसमें आपको तीन स्टेजेस साफ क्लियरली नजर आ रहे हैं। ये हिस्सा जो है बना हुआ, जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है ना, और वैसे ये थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का था, ये हिस्सा रूट कैप कहलाता है, जड़ की कैप। जबकि इससे आगे हमारे पास जितने भी ये टिश्यूज आपको नजर आ रहे हैं बहुत छोटे साइज में, ये एपिकल मेरिस्टेम्स है। तो फॉर्मेटिव फेज में रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप्स ऑफ द रूट और शूट, ये क्या होंगे, रिस्ट्रिक्टेड होंगे, ये इससे अलावा, टिप के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और टिप पर ही रूट्स या शूट्स या लीफ के किसी भी टिप पर मौजूद है। In this region, the cells constantly divide and there's increase in number. ये भरपूर तरीके से ये एरिया जो है वो सिर्फ डिवीजन कर रहा हो, यानी सेल ने एक से दो बना, और एक से दो बनने के बाद उसने अपने ऊपर, अगर इंसान उसके पास नहीं पहुंचा तो फिर वो अपने ऊपर एक आउटर कवरिंग बनाने लग जाता, और मैच्योर थोड़ा सा मतलब कुछ घंटे में वो दोबारा मैच्योर होकर फिर डिवाइड हो जाता है, और नंबर इंक्रीज करता है। और नंबर इंक्रीज करने का ये फायदा होता है उसे कि रीजन की लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है, लाइक रूट है या स्टेम है या लीफ है। द सेल्स इन दीज रीजन्स आर क्लोजली पैक्ड, साइज में छोटे होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस में नहीं होती, और मल्टीप्लाई होने की सलाहियत बड़ी है। क्यों? दे हैव थिन सेलुलर वॉल, सेल वॉल होती है ना प्लांट सेल, तो दीवार अगर पतली हो तो तोड़ेंगे आप तो जल्दी टूट जाएगी, और दीवार अगर मोटी है तो उसको तोड़ेंगे तो देर लग जाएगी। यहां पर भी सेल डिवीजन करनी है बार 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 बार, तो अगर सेल वॉल मोटी हो तो उसको डिवाइड होने में मुश्किलात हो जाए, लेकिन सेल वॉल पतली है। दूसरा, टेंस साइटोप्लाज्म, हमारे इन पौधों के जो साइटोप्लाज्म है वो जरा डेंसर हो, डेंसर यानी डेंस, गाढ़ा भी कह सकते हैं। तो इनमें चूंकि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस ये नहीं कर रहे होते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि बस ये डिवीजन करते रहें, और डिवीजन करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए ये स्टे करते हैं और अपनी एनर्जी को दोबारा से रीजनरेट करते हैं, और देन फिर ये दोबारा से डिवाइड हो जाते हैं, तो बार बार ये काम कर रहे हो। इसीलिए इनमें थिन सेलुलर वॉल है, इनका साइटोप्लाज्म डेंसर है, इनके पास छोटा वैक्यूल होगा,
लेकिन न्यूक्लियाई बड़ा होता है, क्योंकि मेन तो न्यूक्लियाई है ना जिसने डिवीजन करनी है। सबसे पहले तो न्यूक्लियाई डिवाइड होता है। आपने सेल डिवीजन देखी होगी ना, अभी हम फिर चैप्टर 7 में देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, फिर देन सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियाई बड़ा रखा जाता है ताकि वो अच्छी तरीके से जेनेटिक मटेरियल और प्लांट की जनरेशन को कवर कर सके। ठीक है बेटा। इसके बाद बात आ जाती है इलोंगेशन, इलोंग लंबाई। जैसे आप देख रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि जी ये वाले जो टिश्यूज हैं, ठीक है, और ये वाले जो टिश्यूज हैं, इन दोनों में लेंथ वाइज आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। देख सकते हैं, इलोंगेटेड हो गए, लंबे, और ये इतने लंबे नहीं हुए थे क्योंकि इन्होंने फॉरन डिवाइड हुआ। तो इस तरह से ये फॉरन ही, यानी कि रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम फॉर्मेटिव फेज के फॉर्म बाद elongation फेज आया। The cells of this region are unable to divide, but they are large in size because they are in turgid condition. अब ये जो सेल है ये सेकेंडरी या elongate करने वाले, elongation लंबाई में इजाफा करने वाले, ये सेल आपको यहाँ पर ही नजर आ रहा है और अपने आप को एक टर्जिट बना देंगे। टर्जिट का मतलब मालूम है ना? टर्जिट का मतलब सख्त, उर्दू में अगर हम कहें तो सख्त, लेकिन हम अगर बायो की टर्म में कहें तो फुल फिल्ड विद वाटर या गैस। अगर कोई एनिमल या कोई एनिमल की हैबिटेट भर गई है मुकम्मल, तो उस कंडीशन को आप टर्जिट स्टेट कहते हैं। In the root, the region of elongation extend over a few millimeter, and in the stem over a few centimeter. अब ये डिपेंड करता है हमारा elongation किस जगह पर हो रहा है। अगर रूट में हो रहा है तो ये चंद सेंटीमीटर के बराबर अपने आप को दोबारा बना दे, और अगर ये स्टेम में है तो ये थोड़ा सा मोटी लेयर बनाएगा। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। सेल का मैच्योर होना, एडल्ट होना जिसे कहते हैं, और उसके बाद डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि हमें आ, जो भी कहीं से कंडीशन होती तो मैच्योर हमेशा कौन होगा? मैच्योर हमेशा ये सेल ही होंगे। इन जो लॉन्गेटेड सेल है वो अब आगे की तरफ बढ़ गए। असल में तो आगे की तरफ बढ़ने का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्चुअल तो पीछे हम कह सकते हैं, लेकिन टिप कौन सी है? टिप तो ये रूट गैप ये है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इजाफा होता जा रहा है। दिस फेज इज फाउंड बिहाइंड द रीजन ऑफ elongation। यहाँ पर जहाँ elongation हो रहा है उसके फौरन बाद ही हमारी ये थर्ड फेज शुरू हो जाती है, मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन। Here the thickening of the cell wall take place, the elongated cell are modified into permanent cell। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो elongation का एनिमल है, elongated, वो क्या करे, कैसे रहे। ठीक है जी। तो ये तीन फेसेस आपको लिखनी होंगी। डायग्राम हम नहीं बनाते शॉर्ट में, फिर बार बार आप परेशान ना होइएगा। डायग्राम हमें नहीं बनानी होगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट
हमारे पास। चलेंगे, वो पता नहीं कुछ हो गया, चलिए यार। स्क्रीन शो करते हैं प्रीवियस लोग ये। अरे भैया आजकल तो बेटा हम लोग माशाल्लाह से बस नहीं चलते हैं, वरना हम क्लास में यानी कि फिजिकल क्लास के अंदर भी क्लास ना लें और बस हर बच्चा एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दे क्लास और रिकॉर्ड करके घर चला जाए। यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगा के खुद गायब हो जाए, जैसे यूनिवर्सिटीज में होता ना। लेकिन वहाँ खुद तो गायब नहीं हो सकते आप। लेकिन यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि आपने रिकॉर्डिंग लगा दी थी स्टेज पर या अपने पास ही सामने से फोकस करके, आपके जो भी पढ़ाई जा रही होती है, टीचर लेक्चर दे रहा होता है, वो आप ऑटोमेटिकली उसको बनाते रहेंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है ये अपलोड कर दी जाती है आमतौर पे क्लास खत्म होने के आधे घंटे में ही। तो आपको जब भी टाइम मिले आप उसको देख। ऐसा नहीं, आपको दोबारा बुक से मैं दिखाना चाहूँगा, और वो है पेज नंबर हमारा 127। 127 में आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताया, ठीक है। जिसके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं आते, क्वेश्चन वहीं से आएगा जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ की इंपॉर्टेंट पड़ी थी वहीं से, ठीक है। अब एक सदन टैन जब में आपको नजर आ जाए शायद, किसी टीचर ने आपके बड़ा ही बहुत रहम दिली का मुजाहरा किया था, और रहम दिली का मुजाहरा करते हुए उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया था जनाब कि डिस्क्राइब द, पेज 127 पर, डिस्क्राइब द different stages, different conditions for plant growth. Define the different stages, फिर मैंने स्टेज करे, conditions of plant growth। ये वो है जो लॉन्ग में दे दिया था श्री रहमदिल टीचर, वरना शॉर्ट में ये कभी इत्तेफाक से देते हैं आपको, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे कहते हैं जनाब कि इन लिस्ट द, इन लिस्ट यानी लिस्ट बनाई, इन लिस्ट द condition for growth in plants and define anyone, ठीक है। या कंडीशन का कोई नाम दे दिया, जैसे डेफिशिएंसी है लाइट की, या टेम्परेचर, या ऑक्सीजन, और आपने कहा कि ये बता दे, तो ये 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आपने पूछा। अच्छा लॉन्ग अगर आ जाए तो आपको सारी कंडीशन बतानी, ठीक है।
लेकिन मैं पहले आपसे कहा कि कोई रहम दिल टीचर ही ये क्वेश्चन अपने लॉन्ग में डाले, वरना सब लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इसमें majority of the sentence you already learned in different chapters. तो कंडीशन फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स में हम सबसे पहली बात करते हैं एक्सटर्नल कंडीशन, बाहर बैरूनी, वो हमारे प्लांट की ग्रोथ पर हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव असर डालती है। वही पौधा ग्रो कर रहा है, आपने पानी नहीं दिया, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, या सूरज की रोशनी पूरी नहीं मिली, या जमीन है, या हवा है, कुछ भी हो सकता है। मिल रहा है सब कुछ ठीक ठाक तो पॉजिटिव ग्रोथ है, और अगर उसमें कुछ कमी है तो वो नेगेटिव ग्रोथ है। अब पॉजिटिव ग्रोथ की बात करें या नेगेटिव की, उसे हम डिफरेंट हेडिंग्स को, जो बहुत सिंपल सी हैं, उनको देखेंगे। लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर प्ले एन important रोल in growth because most enzymes show their maximum activity at an optimum temperature. ऑप्टिमम किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, है ना? तो टेम्परेचर जो हमारा पौधों की ग्रोथ पर असरदार होता है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 से अगर नीचे टेम्परेचर होगा तो प्लांट्स को ग्रो करने में थोड़ा सी दुश्वारी होगी, लिहाजा वो अपनी ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेगा या बिल्कुल ही बंद कर देगा। जैसे आपको याद हो कि हमारे प्लांट्स, कोई भी ले लें, जो भी आपका दिल चाहे प्लांट, तो उसको अगर ठंडा मौसम मिल रहा हो, जैसे जो प्लांट हमारा कराची में है और हम उसे ले जाकर मार्गला हिल्स इस्लामाबाद वहाँ लगा दें, तो शुरू में उसको तो ठंड भी लगेगी और भी बहुत से मसले मसाइल पैदा होंगे। लेकिन बाहर टेम्परेचर 25 से कम अगर होगा तो पौधे अपने आप को स्लो डाउन कर लेंगे, और अगर 37 से ऊपर क्रॉस किया तो पौधे अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर डालते हैं, क्योंकि वो संभाल नहीं सकते। और अगर एक बार मेटाबॉलिज्म किसी केमिकल के हत्थे चढ़ गया तो बड़ा मुश्किल होता है उसको वहां से हटाना। ठीक है? So therefore, metabolic function of cell, formation of new protoplasm and cell division take place rapidly by in, yeah, at the optimum। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर बन जाता है प्लांट्स का, उसके अंदर हमारे पौधे और गमले, जो गमले भी हमारे यहाँ थे वो जो मतलब टूट गए, तो उन सब में ये मेटाबॉलिक प्रोसेस, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो गमले में लगा हुआ पौधा वो भी खराब हो सकता है, और खेत में लगा पौधा वो भी खराब हो सकता है। ठीक है? दूसरी चीज एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल कंडीशन में ये आती है लाइट। लाइट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा आपने, बहुत तो ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करते। लाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस करने में, एंड एक्शन ऑफ क्लोरोफिल विदाउट विच फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस। और अगर फोटोसिंथेसिस करना है हमारे प्लांट ने तो उसको रोशनी की जरूरत है, उसके बगैर नहीं कर सकता। यूजुअली लाइट इफेक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ इन थ्री वेज। अब हमारे पौधा हो या जानवर हो, कोई भी हो, तो उसमें लाइट जो होती है वो तीन तरीकों से हमारे प्लांट पर खास तौर पर असरअंदाज होती है।
Light is required for the synthesis and action of chlorophyll. और लाइट की कौन सी कंडीशन? इंटेंसिटी। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्लोरोफिल को ख़राब कर देगा। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उस प्लांट का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई हम खेती बाड़ी करते हैं ना, तो खेती बाड़ी में हमने फसलें लगाई तो उनको तो बड़ी धूप चाहिए होती है। इसी तो बाहर जो खेत हैं, खलियान, उनमें आप गंदुम उगा लें या कोई भी चीज़ उगा लें, वट एवर, उनको पकने में जो उसका असल साइज बनेगा वो मैच्योरेशन पर बनेगा। तो वो ज़मीन के अंदर ही मैच्योर होते हुए काम कर लेंगी। लेकिन जो हमारे प्लांट का एरियल पार्ट, लाइक क्या, क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में। तो ये तो डैमेज हो जाएगा। तो ये बड़ा मसला हो जाता है अगर हमारा प्लांट खुली धूप में गुजारा करे। और ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट कितनी देर तक आए, कितनी देर तक रहे, और कितनी देर तक अंधेरा रहे, तो ये डिपेंड करता है एक तो मौसम पर। तो मौसम के हिसाब से आपने देखा होगा फल बदल जाते हैं। तो मुख्तलिफ फलों का मौसम अलग अलग होता है। उसकी बेसिकली वजह कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, रोशनी कैसी, रोशनी पहले से सेम है या अलग है, यानी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। और इसको आपने ड्यूरेशन ऑफ लाइट में आप देखते हैं कि जी हमारा अगर लाइट अच्छी है तो प्लांट की वेजिटेशन बड़ी अच्छी हो रही है। तो पौधे में दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट। एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑल अदर सिस्टम्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? वेजिटेटिव। ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइट, अब लाइट की क्वालिटी भी होनी चाहिए। जो ये इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, क्वालिटी आपने इकोलॉजी में पढ़ा है ना? तो वहाँ पर भी हमने बात की थी, हमने कहा रेड और ब्लू लाइट जो होती है वो फेवरेबल होती है, और ये फोटोसिंथेसिस अच्छा करती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये बात हो गई हमारी पहली। दूसरी बात पर हम चलते हैं, टेम्परेचर। थर्ड, ऑक्सीजन। Supply of oxygen is required for energy production. By respiration, without oxygen, metabolism and growth is stopped. अब ये भी आप में, हमारे अंदर भी है। तो ऑक्सीजन के बगैर तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते ना। तो ऑक्सीजन असल में क्यों लेना पड़ती है आपको? क्योंकि ऑक्सीजन जाकर हमारे उस फूड को ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडाइज करने के नतीजे में उसमें से एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी हमारा वो कोई भी जो भी ऑर्गन है उस ऑर्गन को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो एक्स्ट्रा बच गई एनर्जी, वो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। अगर प्लांट है तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है। फोर्थ वन आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ग्लूकोज बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट हो गया फोटोसिंथेसिस का, इसलिए इसकी तो कमी बिल्कुल भी हमें नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे बहुत है हवा में। हवा से जब ये सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं और ऑक्सीजन को आउट करते हैं। ये तो इनका कोई मसला ही नहीं। Nutrition's efficiency and deficiency of different nutrients play an important role in the growth. अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आपने, याद हो कि ना याद हो, एक चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हमारे पौधों को कितनी
खाद, नाइट्रोजन कितनी खाद, सल्फर कितनी खाद, पोटाशियम देनी पड़ती है डिफरेंट सीजन। और इसका वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ। ठीक है। अब अगर प्लांट ऐसी जगह ग्रो कर रहा है सपोज कि जहाँ नाइट्रोजन की कमी है जमीन में, तो अब ये क्या करें? तो उस जगह पर अगर आपने खास नाइट्रोजन की मकदार को डाला नहीं और आपने ऐसी खेती बाड़ी कर दी, तो आपके खेत तो बन जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन उन पर जो सीड और फ्रूट लगवाना था आपने ताकि मैं बेच कर उसको गुजारा कर सकूं, वो नहीं हो। तो न्यूट्रिएंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ में। तो ये बात तो हमारी 5 हमने बात कर दी एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फेसेस या एक्सटर्नल कंडीशन। अब इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ इंक्लूड द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। मुख्तलिफ हार्मोन जो हैं वो इस पर इन्हिसार ग्रोथ को करवाते हैं। और ग्रोथ कितनी होनी चाहिए डिपेंड करता है जेनेटिक्स कोड पर भी। भाई छोटे कद का पौधा है, बड़े कद का पौधा है ना, छोटे कद का इंसान है, बड़े कद का इंसान। तो वैसा तो नहीं ना कि भाई उसको हार्मोन उसके सारे हों, खाना भी वो अच्छा खा रहा हो, ऑक्सीजन भी उसको अच्छी मिल रही हो और वो बड़ा बड़ा होता ही चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो खास एक फैक्टर उसको आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि ग्रोथ में कुछ गलत भी हो जाता है, वो भी हम दिखाएंगे आपको बाद में। ये डिफरेंट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आपके सामने, ठीक, कैसी प्यारी नेचर है यार, करीब से देखना आप। ये डिफरेंट ग्रोथ का, अब अगर पोटेंशियल रिस्क ऑफ लीचिंग, तो वो एक V9 यानी कि हमारे सेंटर में उसकी साइज आपको नजर आ रही। और एन अपटेक बाय द क्रॉप, ये वाला जो पोर्शन है इसमें नाइट्रोजन कम डाला गया है, तो इनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो हो तो तेजी से गई, लेकिन जल्दी ये पीले भी हो गए। पीले होने का मतलब क्या है? बूढ़े हो गए, या तो गिर जाएगा ये अब सूख कर, या अगर किस्मत में रहा खड़ा तो खड़ा रहे बेशक, लेकिन अब ये फ्रूटिंग करने के काबिल नहीं बचेगा अगले सीजन। सनलाइट आपने देखी हुई है, ठीक है जी। अब आ जाए जी हमारे बॉटनी के तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो आपको नजर आएगा जनाब, मैं बता दूं कहाँ गया जी, पेज नंबर 128 पर, ग्रोथ को रिलेशन। ठीक है, ग्रोथ का प्लांट्स में एक दूसरे से रिलेशन कैसे बनता है, और ये रिलेशन के लिए पौधा क्या करता है कि वो इस रिलेशन को कायम रखे। तो ग्रोथ को रिलेशन किसे कहते हैं पहले आप वो देख लें। द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन इज रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गन। ये इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रख लीजिएगा कि जो पौधों की जो ग्रोथ है वो सिर्फ एक साइडेड नहीं होती, बल्कि हमारे पौधों के अलावा जो एनिमल्स हैं उनमें वो अपने साइज को बढ़ाने के लिए उनका ग्रोथ को रिलेशन एनिमल्स में इक्वल होता है। भाई इसीलिए तो आपके हाथ और पाँव बिल्कुल एक जैसे बड़े हो रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हाथ पहले बड़े हो गए फिर पाँव बाद में बड़े होंगे, भाई चलना नहीं बच्चे ने तो पहले पाँव बड़े कर दो, ऐसा तो नहीं होता। तो इस लेकिन प्लांट में ऐसा थोड़ा सा हमें नजर आता कि वहाँ एक अलग तरीका है ग्रोथ का।
तो ग्रोथ को रिलेशन दरअसल प्लांट्स के ऑर्गन में ग्रोथ कैसी हो रही है। एक बड़ा हो रहा है तो दूसरा छोटा नहीं रह जाए, बिल्कुल छोटा ना रह जाए, बल्कि फिर जो लंबाई में या मोटाई में अपने आप को इजाफा कर रहा था वो थोड़ी देर के लिए इनहिबिट कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है। थोड़ी देर से मुराद है कि टाइम लिमिट है, डे भी हो सकते हैं, 2 डेज भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो विच टेक प्लेस in different directions. This relationship between the growth of organism is known as growth correlation. अब हम अगर प्लांट की बात करें तो हम कहते हैं कि प्लांट में ये अगर ग्रोथ कोरिलेशन है तो वो तो एक दूसरे से डाइवर्ट कर जाता है, लेकिन इन जनरल रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये आपस में ग्रोथ का ताल्लुक क्या, हाथ पांव आंख नाक मुंह और यहाँ पर लीफ ब्रांच फ्लावर स्टेम, इसका आपस में रिलेशन क्या है, कौन पहले बड़ा होना चाह रहा है, कौन बाद में बड़ा होना चाह रहा है, ठीक है। लाइक एपिकल डोमिनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरिलेशन फाउंड इन प्लांट्स। एपिकल डोमिनेंसी ये हमारा एपिकल बर्ड्स है, ठीक है। एपिकल बर्ड्स की कोशिश ये होती है कि वो बड़ा लंबाई में होता चला जाए, तो उसे आप कहते हैं एपेक्स या एपिकल। तो एपिकल जो रिलेशन है वो पौधे में सबसे इंपॉर्टेंट है, को रिलेशन। तो पौधे की कोशिश क्या होती है कि वो सबसे पहले अपनी ऊंचाई पर जाए, यानी जितना हाइट उसकी है ना वहां तक वो डेवलप हो जाए, फिर उसके बाद वो देखा जाएगा मोटाई है या फिर कट जाऊंगा मैं तो काट के ले जाएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन फिर उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ सही तरह से शुरू होती है, फिर वो तना मोटा होता चला जाता है। During growth of apical bird, growth of a lower axillary and is suppressed. When apical bird is removed, the growth of axillary bird is initiated. आपसे कहा उन्होंने कि जब भी हम ग्रोथ प्लांट की देखते हैं तो उसमें हमें एपिकल बर्ड्स ही ज्यादा बनी नजर आती हैं, जैसे मैंने ऊपर बना दी, ये बना दी, वो बना दी। लेकिन ये तजर्बा, ये एक्सपेरिमेंट्स भी आप कर सकते हैं कि आपने क्या किया, एनिमल्स, यानी कोई भी एनिमल ले लिया, सॉरी कोई भी प्लांट आप ले लें, तो किसी भी प्लांट का जो एपिकल हिस्सा है उस पर जो लीफ लगा है या फ्लावर लगा है या ब्रांच लगा उसको तोड़ देना। तो कुछ दिनों बाद हमें ये नजर आएगा कि इसकी जो लेटरल साइड्स थी, यानी कि जो हम अ, बात करते हैं ना पौधों के, तो वो लेटरल साइड्स में लगी हुई बर्ड्स जो हैं वो ग्रोथ करने लग जाएंगे, तो इनकी ब्रांचिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और ये घना ज़्यादा हो जाएगा। घना, घना का मतलब पता, फैला हुआ, गोल गोल। और जबकि अगर एपिकल बर्ड चलती रहे तो वो फिर क्या करेगी, लंबाई ज़्यादा कर देगी, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी पौधों में। मैं सिर्फ प्लांट की बात करूँ, क्योंकि एनिमल में तो लिमिट होती है ना, प्लांट की भी साइज की तो लिमिट होती है। और ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंसी and also responsible for inhibiting the growth of lateral bud. ऑक्सिन एक हार्मोन है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो ये ऑक्सिन क्या कर रहा है, एपिकल डोमिनेंट होता है। एपिकल डोमिनेंट का मतलब है कि यहाँ के जो सेल्स हैं उन सेल्स के पास हमारे ऑक्सिन मौजूद हो।
ऑक्सिन हमने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड में, और सॉरी हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। इसी तरह ऑक्सिन भी ग्रोथ रेगुलेटर है, तो ये भी एपिकल डोमिनेंसी का कद बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबल होगा, और लेटरल बर्ड्स को भी ये इनिशिएट करेगा, जो साइडों वाले उनको भी, ताकि घने भी हों, यानी कद थोड़ा सा छोटा भी रह जाए तो कोई बात नहीं, गोल मटोल चल रहा हो। इनहिबिटर इफेक्ट्स। अब हमारे जो ग्रोथ को रिलेशन, मैंने आपसे कहा था कि जी हमारे पौधे का सपोज अगर हमने ये रिमूव कर दिया ऊपर से तो लेटरल बर्ड्स हमारी बनना शुरू हो रही है, बनी हुई है पहले भी, लेकिन अब ये ज़्यादा स्पीड पकड़ रहे हैं तेजी के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जी यहाँ से सपोज एक ब्रांच बनी और वो इतनी लंबी हो गई, लेकिन यहाँ से कोई ब्रांच बस इतनी सी बनी। तो ग्रोथ को रिलेशन में इनहिबिटेशन भी होता है। The inhibiting of growth of lettuce bird is called inhibitor effect. अब इसको इतना लंबा नहीं जाने दिया जाएगा भाई पहले, वरना ये तो अजीब सा लगेगा ना, पौधा कैसा लगेगा अजीब सा। आपके भी जैसे हम कहेंगे जी हाथ बड़े हो गए और पाँव होंगे वहीं, कैसे अजीब से लगेंगे हम। तो इसी तरह प्लांट भी जब उसका एक ब्रांच बड़ी होने की तरफ साइज बढ़ा रही होती है तो उसको चेक किया जा रहा है तो भाई बहुत बड़ी ना हो जाए, और उसकी जगह पर उसके अगेंस्ट ये वाली साइड ये भी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये कंडीशन अच्छी होगी कि जितना साइज ये उतना ये, छोटा मोटा 19-20 का फर्क तो हो ही जाएगा, वो तो मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। यानी कि जैसे मैंने भी आपको कहा था कि ये कंडीशन हुई, तो ये जैसे जैसे आगे जा रही होगी इसको आगे जाने से रोक दिया जाएगा, यहीं पर इनहिबिट कर दिया जाएगा, तो उसे कहते हैं इनहिबिटर इफेक्ट। ठीक है। इसके अगेंस्ट कंपनसेट करने के लिए एक कंपनसेटरी इफेक्ट भी होता है। रिमूवल ऑफ अपेक्स रिलीज द लेटर बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, इट्स कॉल्ड कंपनसेट करना। कंपनसेट करते हैं ना, वो एक की जगह वो कहते हैं जी यार आप पैसे मैं इसके कम नहीं कर रहा, आप इसमें एक गिफ्ट और ऐड कर दें, ये लें, तो हम इसको कंपनसेट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी उसने क्या किया, अगर पौधा अपने अपेक्स पर मौजूद बर्ड्स को जो कि डोमिनेंट होती है उसको कंपनसेट कर दे, या ये लेटर बर्ड इसको, सॉरी अपेक्स बर्ड जो है एपिकल बर्ड इसको कंपनसेट कर दे, यानी लंबाई बहुत हो गई जी, दर सीधा ही सीधा चलता चला आ रहा, तो जो एपिकल बर्ड है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी, बोलेगी यार मैं तो बड़ी हो रही हूँ लेकिन पौधा फैल नहीं रहा, तो बैलेंस खराब हो जाएगा। तो इसके लिए लेटरल बर्ड्स को डोमिनेट कर दिया जाता है कुछ अरसे के लिए, लेकिन परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। बॉटनी वैसे ही आपको पता है कि बड़ा मुश्किल है हमारे लिए और आपके लिए, हमारे लिए तो नहीं, आपके लिए नहीं, बेचारे बच्चे थक जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें से कोई बात अगर पूछनी है किसी को तो वो यकीनन पूछे, और जिसे नहीं पूछनी वो अपनी फिजिक्स की क्लास के लिए वेट करे, फिजिक्स की क्लास होगी ना।